नमस्ते दोस्तों, जीपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक सीरीज कवर कर रहे थे। बहुत सारे सर्किल का ऑलरेडी हमने वीडियो लेक्चर खत्म कर लिया है। आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो 2023 के सभी पेपर का मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है, वहां से जाके उन सभी वीडियोस को कवर कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा, क्योंकि जो डिपार्टमेंटल सिलेबस है वो लिमिटेड है, तो क्वेश्चन के रिपीट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 है। आज का पहला क्वेश्चन है, फ्रैंक आर्टिकल के संबंध में कौन सा सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है, फ्रैंक आर्टिकल के संबंध में कौन सा सही नहीं है, विच इज नॉट करेक्ट रिस्पेक्ट ऑफ फ्रैंक्ड आर्टिकल। क्या आपने नियम पढ़ा है? आपने नियम अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, आपने नियम अच्छे से पढ़ा है। और हमने पहला क्या कंडीशन पढ़ा था कि मशीन फ्रैंक आर्टिकल है, उसको लेटर बॉक्स में डाल दिया तो उसको अनपेड माना जाएगा। तो पहला तो क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। ढूंढना क्या था? ढूंढना हमें गलत था। अगला जो बोल रहा है आपको कि अनरजिस्टर्ड आर्टिकल वियरिंग प्रीवियस डे इंप्रेशन सेल नॉट एक्सेप्टेड, ये भी सही हो जाएगा। ध्यान रखना है, जब आप कभी भी किसी स्टेटमेंट को रीड कर रहे हैं तो आपके मन में एक बात हमेशा चलना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं, आप गलत ढूंढ रहे हैं। और पहला और दूसरा ऑप्शन में दोनों बातें आपको सही मिली हैं। तीसरा पढ़िए, मशीन फ्रैंक आर्टिकल कैन बी पोस्टेड मैक्सिमम 5 पोस्ट ऑफिस, गलत हो जाएगा। क्या पढ़ा है? मशीन फ्रैंक आर्टिकल कैन बी पोस्टेड ओनली 2 पोस्ट ऑफिस, मैक्सिमम 2 पोस्ट ऑफिस, कि भैया 2 अधिकतम डाकघरों में पोस्ट किया जाएगा। क्या लिखा हुआ है? 5 डाकघर लिखा हुआ है। क्या ढूंढना था? गलत ढूंढना था। गलत मिला? बिल्कुल मिला। उत्तर सभी का सही है। फिक्टिशियस स्टाम्प इज पनिशेबल अंडर विच सेक्शन, आईपीसी की किस धारा के तहत किसी डाक टिकट का उपयोग कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, किस धारा के तहत उसे अपराध माना जाता है? 263 ए के तहत इसे अपराध माना जाता है। कहां पर बताया? पीओजी 1 में। किस नियम में बताया? मुझे आप बताइएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, कमेंट बॉक्स में डालिए किस नियम में, मुझे बताइए कि कहां पर किस क्लॉज में बताया गया है। विच इज नॉट करेक्ट एड्रेस राइटिंग मेल एड्रेस डिफेंस पर्सनल सर्विंग आर्मी एंड एयरफोर्स। क्या उत्तर है कि भाई आपको एक गलत कथन का चयन करना है। और कथन क्या है? कथन है आपका कि कोई आर्टिकल जो संबोधित है वायुसेना को, जो संबोधित है थल सेना को। पहला बोला कि आर्टिकल 56 एपीओ 99 एपीओ में डील किया जाएगा, याद कर लीजिएगा, ये बात सही हो जाता है। दूसरा, उस आर्टिकल पर रैंक, नाम, यूनिट, ये तीनों बातें लिखी जाती हैं। तीसरा आपको दिया है कि 6 अंकों का पिन कोड लिखने का आवश्यकता नहीं होता है, क्योंकि आर्टिकल जो है वो डायरेक्टली 56 एपीओ 99 एपीओ से नियंत्रित किए जाते हैं। ये तीनों बातें सही थी। और जो हमें आखिरी ऑप्शन दिया था वो बोला था कि पोस्ट टाउन शैल बी रिटन इन द एड्रेस, कि भाई उस पर पोस्ट टाउन का नाम लिखा होगा। ये जो बात था, ये जो स्टेटमेंट था, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बिना पोस्ट टाउन का नाम लिखे हुए उस आर्टिकल को भेजा जाता है, क्योंकि आर्टिकल जो है डायरेक्टली 56 एपीओ और 99 एपीओ के द्वारा इसका नियंत्रण किया जाता है। आपको बात समझ में आ गई है, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूं। 15 नंबर का क्वेश्चन है, पुनः निर्देशन मतलब रीडायरेक्शन के संबंध में गलत कथन का चयन करना है। रिडायरेक्शन कहां का नियम है? पीओजी 1 का नियम है। अच्छे से पढ़िएगा, क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है। 4 स्टेटमेंट आपको फिर से दिया है। पहला बोला, अ पोस्टल आर्टिकल हैज वंस बीन टेंडर्ड टू एड्रेस, इट विल नॉट रीडायरेक्ट टू हिज एड्रेस एल्सवेयर, कि एक बार यदि आर्टिकल के आने का सूचना प्राप्तकर्ता को भेज दिया तो आर्टिकल रीडायरेक्ट नहीं करेंगे। क्या सही लग रहा है? हाँ जी, सही लग रहा है। पहला ध्यान रख लीजिएगा, एक बार सूचना भेज दिया, आर्टिकल रीडायरेक्ट नहीं करेंगे। यदि आर्टिकल ट्रांसमिशन में है तो उस आर्टिकल को नहीं रोका जाएगा, ना रीडायरेक्ट किया जाएगा। पोस्टल आर्टिकल
कैन नॉट बी इंटरसेप्ट रिडायरेक्ट वाइल इन ट्रांजिट, ये भी बात सही हो जाएगा। तीसरा बोला है अ पार्सल कैन ओनली रिडायरेक्ट आफ्टर पेइंग रिडायरेक्शन फी इवन इफ न्यू एड्रेस सेम डिलीवरी पीओ एरिया। क्या ये बात आपको सही लग रहा है? बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। हमने नियम पढ़ा है कि भाई साहब अगर उसी डिलीवरी एरिया के भीतर है पार्सल पर भी हम रीडायरेक्शन फीस नहीं वसूल करेंगे। जब डिलीवरी एरिया के बाहर होगा तो हाफ ऑफ द प्रीपेड रेट, जितना डाक भार पहले दिया उसका आधा वसूल करते हैं, लेकिन वितरण डाकघर के अंतर्गत होगा तो नहीं वसूल करते हैं। ढूंढना गलत था, गलत सी में मिला है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, बोला है विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट क्लास मेल, कि कौन सा जो है वो प्रथम श्रेणी डाकघर, प्रथम श्रेणी डाक की कैटेगरी में नहीं आता है। पोस्ट कार्ड आता है, लेटर आता है, लेटर कार्ड आता है, ये तीनों डाक प्रथम श्रेणी का कैटेगरी में आते हैं। सैंपल पैकेट सेकंड क्लास मेल के अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है अ लेटर शुड नॉट वे मोर देन, कि बताइए कि पत्र का अधिकतम वजन इससे अधिक नहीं हो सकता। क्या नियम है? नियम है कि 2 kg से अधिक नहीं भेजा जा सकता। याद करिएगा, सरल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन मैं स्क्रीन पर सेट कर देता हूं। अगला क्वेश्चन है बीएलपी का संबंध में आपको गलत कथन का चयन करते हैं। बीएलपी क्या होता है? ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट होता है। पहला दिया है कि भाई इसे जो है डाक भार से छूट दी है। क्या ये बात सही है? ये बात 101% सही है। ठीक है, ये बात 101% सही है। दूसरे स्टेटमेंट को पढ़िए कि पंजीकरण छूट दिया है। दूसरा स्टेटमेंट 110% सही है। तीसरा दिया है पावती के लिए शुल्क का छूट दिया है। तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। 1 सही, 2 सही, 3 सही, गलत कौन सा? गलत हो जाएगा डी। क्या पढ़ने का जरूरत है? पढ़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि बीएलपी में एयर शुल्क लिया जाता है, लेकिन हमें बोला था कि भाई साहब एयर शुल्क से भी इसको फ्री किया है। इसी वजह से ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कौन सा सही नहीं था? डी ऑप्शन सही नहीं था। अ डोमेस्टिक पीडीए अकाउंट कैन बी ओपन विथ मिनिमम डिपॉजिट आरएएस, कि बताइए कि पीडीए क्या होता है? फिलाटेली डिपॉजिट अकाउंट होता है। क्या क्या उद्देश्य होता है? अगर कोई स्टाम्प कलेक्टर जो स्टाम्प इकट्ठे करने का शौक रखता है, ठीक है, इसे हॉबी ऑफ किंग या किंग ऑफ हॉबी भी बोला जाता है। स्टेटमेंट जो है इसको भी आपको याद करना है। 200 रुपए से इस खाते को हम खोलेंगे और जैसे ही कोई कॉमरेटिव स्टाम्प स्मारक टिकट जारी किए जाते हैं एफडीसी के तहत, विद इन अ वीक, विद इन अ मंथ आपको रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से आपके दिए गए पते पर भेज दिए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हो गया। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगाया है और बोला है कि या आर्टिकल फॉलिंग अंडर पोस्ट रेस्तांते कैन बी केप्ट पीओ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ। नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ क्वेश्चन जो है वो सरल क्वेश्चन था। 1 मंथ से ज्यादा इसे नहीं कैप्ट कर सकते। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री इज नॉट मेंबर एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन, कि कौन सा अप्पू का सदस्य नहीं था। कौन सा नहीं? कौन सा देश अप्पू का सदस्य नहीं था? ये बात आपको रटा होना चाहिए। कुछ बातें यदि आपको मैं बता दूं तो आपको ध्यान रखना है कि भाई साहब इसमें से जितना भी ऑप्शन दिया था ये सभी अप्पू का मेंबर था। भाई अफगानिस्तान भी अप्पू का मेंबर था, मेंबर है, ठीक है। पाकिस्तान भी अप्पू मतलब एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का मेंबर है। भूटान भी इसका मेंबर है। बांग्लादेश भी इसका मेंबर है। ये चारों देश इसके मेंबर है। टोटल इस पर 32 देश मेंबर हैं। तो क्या उत्तर? कोई उत्तर नहीं है, सारे हैं। तो इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आया है और बोला है, ध्यान से समझिएगा, कि फॉरेन पोस्ट टर्म लेटर पोस्ट रेफर टू, कि विदेश
डाक में लेटर पोस्ट की परिभाषा में क्या शामिल होते हैं? देखिए, विदेश डाक में 2 कैटेगरी होती है, दोनों कैटेगरी को याद करना है। अगर अंतर्देशीय में बात करेंगे तो 10 कैटेगरी, विदेश में बात करेंगे तो 2 कैटेगरी। पहला पत्र का कैटेगरी, दूसरा पार्सल का कैटेगरी। याद रखने वाली बात यह है कि पत्र के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती है, जैसे आपका पत्र स्वयं आता है, इसके अलावा स्मॉल पैकेट आता है, इसके अलावा पीपी आता है, इसके अलावा इसी के अंदर बीएलपी आता है, पोस्ट कार्ड आता है, सभी चीजें इसी के अंतर्गत आती हैं। याद रखिएगा, इसका ऑप्शन डी करेक्ट था। ये सभी चीजें जो है वो लेटर पोस्ट के अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, विच कैटेगरी फॉर एन आर्टिकल देयर कंपलसरी इंश्योरेंस फॉर फुल वैल्यू? किस कैटेगरी के आर्टिकल के लिए इंश्योरेंस करवाना अनिवार्य होता है? क्या आपको पता है ये बात कि यदि आप कॉइन भेज रहे हैं, इंश्योरेंस इज मैंडेटरी। अगर आप बुलियन भेज रहे हैं, इंश्योरेंस इज मैंडेटरी। अगर आप प्लेटिनम भेज रहे हैं, इंश्योरेंस इज मैंडेटरी। तीनों ही ऑप्शन का कंडीशन में जो ऊपर हमें ऑब्जेक्ट बताया, उस ऑब्जेक्ट को यदि ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भाई इंश्योरेंस इज मैंडेटरी। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, इसका डी उत्तर हम टिक कर देते हैं। अब बोला है कि किस देश के साथ पार्सल विनिमय द्विपक्षीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता है? बताइए। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, किस देश के साथ पार्सल विनिमय द्विपक्षीय व्यवस्था के साथ अंतर्गत नहीं आता? कुछ ऐसे देश होंगे जहां पर पार्सल का एक्सचेंजमेंट, अरेंजमेंट द्विपक्षीय व्यवस्था मतलब बायलैटरल एग्रीमेंट के तहत होता है। तो बताना है कौन सा उसके अंतर्गत नहीं आता। कुछ बातें आपको अभी की अभी याद करनी पड़ेगी। कनाडा बायलैटरल एग्रीमेंट कराएंगे, भूटान बायलैटरल एग्रीमेंट कराएंगे। याद रखिएगा कि भाई साहब नेपाल बायलैटरल एग्रीमेंट या बोले कि द्विपक्षीय समझौते के तहत पार्सल का एक्सचेंजमेंट किया जाता है। श्रीलंका जो है इसके अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट था। पीओजी 2 का ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, याद करिएगा 25 नंबर का क्वेश्चन है। याद करिएगा 25 नंबर क्वेश्चन है, एक्नॉलेजमेंट इन अनइंश्योर्ड पार्सल कैन बी ऑब्टेन ऑल कंट्री एक्सेप्ट। कि गैर बीमाकृत पार्सल में जो पावती होती है प्राप्त की जा सकती है सभी देशों के लिए, सिवाय इस देश को छोड़कर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। याद रखिएगा कि फिलीपींस को छोड़कर बाकी सभी देशों के लिए पावती आप प्राप्त कर सकते हैं। 25 का उत्तर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, 26 नंबर का यूपीयू का मतलब पूछा। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन 9 अक्टूबर 1874 को इसकी स्थापना की गई थी। 1876 में भारत ने इसका मेंबरशिप लिया था। अगला है 27 नंबर क्वेश्चन, पूछा है अप्पू का हेडक्वार्टर कहां पे सिचुएटेड है? एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड। इसका उत्तर बैंकॉक थाईलैंड था। पहले तो मनीला में था, 2002 से याद रखिएगा कि बैंकॉक थाईलैंड में इसका हेडक्वार्टर हो गया है। अगला ही क्वेश्चन स्क्रीन पर है, विच ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल कंट्री बी पोस्टेड विदाउट अफिक्सिंग स्टाम्प टू अनदर कंट्री? क्या देश की किसी आधिकारिक डाक वस्तुएं किसी अन्य देश में बिना डाक टिकट लगाए पोस्ट की जा सकती हैं? हाँ की जा सकती हैं, नहीं की जा सकती हैं। या फिर अगर बोल रहे हैं कि हाँ इसे ऑन पोस्टल सर्विस के रूप में अंकित किया जाएगा, नहीं, सामान्य डाक शुल्क के अनुसार इस पर डाक टिकट लगाया जाएगा। इसके अलावा अगला जो सी नंबर का ऑप्शन बोला है कि नहीं, आधे डाक शुल्क के अनुसार डाक टिकट लगाए जाएंगे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट था कि भाई नहीं, इसे सामान्य डाक शुल्क के अनुसार इस पर डाक टिकट हम चार्ज करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मैक्सिमम वेट लेटर सेंट अब्रॉड। विदेश में कोई पत्र भेज रहे हैं, अधिकतम आपको वजन बताना। 2 kg हर एक कंडीशन में लिमिट है, 2000 ग्राम इसको आप बोल सकते हैं।
मैंने साइज के बारे में भी आपको बताया है और बार बार ये क्वेश्चन भी हमारे PYQ में आया है। अगला है, अ पैकेट लिटरेचर ब्लाइंड कैन बी सेंड फॉरेन कंट्री मैक्सिमम वेट 7 kg इसका सही उत्तर होगा। जो साइज दिया है वो पत्र के अनुसार फॉलो किया जाता है, याद कर लीजिएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, RSI का मतलब क्या होता है। फिलहाल में RSI जो है वो रूरल हार्डवेयर और रूरल सिस्टम इंटीग्रेटर के काम जो है IPB ने ले लिए। RSI जो होता है, R से होता है रूरल, S से होता है सिस्टम, I से होता है इंटीग्रेटर। याद रखिएगा, रूरल सिस्टम इंटीग्रेटर IT 1.0 का बेसिक टर्मिनोलॉजी था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट था। सी को टिक करता हूं और अगले क्वेश्चन को पिक करता हूं। CIS क्या होता है भाई? CSI और CIS में अभी तो आपको %1 का भी डाउट नहीं बचा होगा। शुरू में जब आपने पढ़ना स्टार्ट किया होगा, याद करिए उस दिन को, ये प्रैक्टिस आपको कहां से कहां ले जाएगी। आप याद करिए कि उस दिन को जब आप CSI और CIS में भी आपको थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि 100% होता है, पर थोड़ा तो होता होगा कि भाई CSI CIS, लेकिन आज का टाइम में ये सब चीजें आपको आसान लगने लगी होंगी। सभी चीजें संभव होती हैं प्रैक्टिस से। याद करिए, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। CIS मतलब कोर इंश्योरेंस सॉल्यूशन। अभी इसका काम IPB देख रहा है, ठीक है। पहले इसको FSI के अंतर्गत इन्फोसिस देखता था। वेंडर कौन है? वेंडर मुझे कोई बता दे। पोस्ट इन्फो एप्लीकेशन किसके द्वारा विकसित किया गया? क्या आपने पढ़ा है कि डाक विभाग का पहला मोबाइल एप्लीकेशन था? किसने विकसित किया था? CPT मैसूर ने विकसित किया था। याद करने वाली बात है, बेसिक बात है। पहले भी ये क्वेश्चन हमारे PYQ में आया था। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। बोला, डिजास्टर रिकवरी सेंटर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हैज बीन पावर्ड एट मैसूर सिंस ईयर। कि DRC जो है वो मैसूर में कब से काम कर रहा है? पहले भी क्वेश्चन आया था, हमने बताया था कि डिजास्टर रिकवरी सेंटर जो है वो मैसूर में है। कब से काम कर रहा है इसके बारे में आपको बताना है। आपको ध्यान रखना है कि बैंकिंग और इंश्योरेंस का जो अभी वेंडर है, IPB ने नया कॉन्ट्रैक्ट लिया है, मिस्टर एल्स्टोनिया ग्रुप को दिया है। ये भी याद करिएगा, ठीक है। ये भी आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। जब से कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, IPB ने इसको हैंडल किया और नया कॉन्ट्रैक्ट जो है इस कंपनी को दिया है। 2015 इसका करेक्ट जवाब होगा। इंदिमा ने पूरा फुल डेट लिखा है, जोगेंद्र ने लिखा है। ऐसा ही याद करना है कि 15/5/2015 से DRC जो है काम कर रहा है। यह बात आपको याद होना चाहिए। बोला अगला क्वेश्चन 35 नंबर का है। IT मॉडर्नाइजेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट वाज अप्रूव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कब अप्रूव किया था 1.0 को? 4,909 करोड़ की परियोजना CCEA मतलब कैबिनेट कमेटी इकोनॉमिक अफेयर्स ने इसको मंजूरी दी थी नवंबर 2012 में। टोटल 8 डिफरेंट सेगमेंट थे, याद कर लीजिएगा। इसका उत्तर जो है ऑप्शन बी करेक्ट होगा। शाखा डाकघर के संबंध में दर्पण पूछा था। क्या दर्पण के बारे में मैं चर्चा करूं? बिल्कुल नहीं करूं, कितने बार तो मैं कर चुका हूं। अगला क्वेश्चन 37 नंबर का है और बोला है, कंप्यूटर हार्डवेयर पेरिफेरल हैव बीन सप्लाइड मेल ऑफिस स्मार्टफोन पोस्टमैन अंडर। कि 1.0 में डिफरेंट सेगमेंट थे, जिसमें से आपका एक सेगमेंट था MOH का। क्या आपको पता है इस सेगमेंट का उद्देश्य क्या था? बिल्कुल पता है। कितने बार तो ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं कहीं ना कहीं। कभी आपने देखा झारखंड ने पूछा, कभी आपने देखा उत्तर प्रदेश ने पूछा, कभी आपने देखा केरला ने पूछा, कभी वही क्वेश्चन तमिलनाडु ने पूछ लिया। तो इसीलिए तो बोलता हूं कि PYQ रामबाण है। डिपार्टमेंटल ही नहीं, मैथ का, रीजनिंग का, GK का। इसीलिए तो 1600 क्वेश्चन का एक सीरीज जो चला रहे हैं ना, वो अति महत्वपूर्ण है। डिपार्टमेंटल बस में ध्यान देने से काम नहीं होगा। ध्यान तो आपको
मैथ और रीजनिंग पर भी देना पड़ेगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट था। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर था, बोला था मोबाइल बैंकिंग की शुरुआत पीओएसबी कस्टमर के लिए कब कर दी गई। हालांकि अभी छोटे कस्बों में इसका उतना एडवर्टाइजमेंट नहीं है, तो इसके बारे में अभी लोगों को नहीं पता कि भाई, उनको ये तक अभी नहीं पता कि क्या पोस्ट ऑफिस में मोबाइल बैंकिंग या मोबाइल ऐप से हम यूज कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, या इंटरनेट बैंकिंग। बहुत सारे लोगों को नहीं पता, क्योंकि गवर्नमेंट जो है इस प्रकार की चीजें जो है एडवर्टाइजमेंट में नहीं कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि अक्टूबर 2019 से ही पीओएसबी कस्टमर को इसकी सुविधा दे दी गई थी। रटने वाली बात है कि मोबाइल बैंकिंग आया 19 में, याद करने वाली बात है कि भाई इंटरनेट बैंकिंग आया 18 में, और एटीएम इंट्रा ऑपरेबल हुआ 16 में। इंट्रा ऑपरेबल मतलब आप यदि पोस्ट ऑफिस का एटीएम यूज कर रहे हैं, किसी बैंक में इसका उपयोग कर सकते हैं। विच इज नॉट रिलेटेड टू सीएसआई, सीएसआई से संबंध नहीं रखता है। सीएसआई क्या? कोर सिस्टम इंटीग्रेटर। क्या कहानी है? मैंने आपको बताया था कि सीआरएम कंप्लेन, यदि आपके ऑफिस से संबंधित जो भी शिकायतें होती हैं, इस पोर्टल में जाकर आपको देखना है। ये कंप्लेन का पोर्टल होता है, ठीक है। ईआरपी ये उसी का पार्ट है, आईपीवीएस उसी का पार्ट है। सीएसआई के तहत आरएच नहीं आता, क्योंकि आरएच जो है एक अलग ही सेगमेंट था। क्या आपको बात समझ में आई? आई तो थम्स अप करिएगा। अगला पूछा कि भाई बताइए कि जीडीएस को साथ में डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय को ट्रेनिंग कैसे दिया था, किस सेगमेंट के तहत। तो पहले में तो हमने क्या किया, चेंज मैनेजमेंट के तहत ट्रेनिंग दे दिया, वर्क प्लेस ट्रेनिंग सेंटर बनाए, हर एक डिवीजन में वर्क प्लेस ट्रेनिंग सेंटर बनाए, और 1.0 के लिए ट्रेनिंग हमने दिया। अभी क्या कर रहे हैं, अभी डाक कर्मयोगी पोर्टल का उपयोग करके जो आपका आईटी 2.0 आ रहा है उसके लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट था। अगला बोला है कि कौन सा भारतीय डाकघर की सर्विस नहीं है। जन सुरक्षा स्कीम भारत सरकार की योजना है, एपीवाई, पीएम जेजेबीवाई, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये तीनों जन सुरक्षा म्यूचुअल फंड, यूटीआई का म्यूचुअल फंड आपको उपलब्ध हो जाएगा डाकघर में, ईसीएस का सुविधा उपलब्ध है कि एमआईएस का पैसा अपने मन पसंद बैंक में चाहते हैं मिल जाएगा, क्रेडिट कार्ड का सुविधा आपको हम नहीं देंगे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, ई पासबुक का फैसिलिटी किस एसबी ऑर्डर के तहत मिला था, यह आपको याद करना है। यह क्वेश्चन नहीं है, यह आपको याद करना है, क्योंकि पूछा गया है तो मेरे दिमाग में आया तो मैंने आपसे चर्चा किया कि ई पासबुक का ऑर्डर किस एसबी ऑर्डर के तहत बताया गया था। याद होगा तो कमेंट करिएगा। बताइए कि किस खाते का आप स्टेटमेंट नहीं ले सकते, एसबी ले सकते हैं। इसके अलावा अगला बोला है आपको आरडी, आरडी नहीं ले सकते, ठीक है। पीपीएफ ले सकते हैं, एसबी ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। विच द फॉलोइंग आइटम कैन बी ट्रांसमिटेड बाय पोस्ट, क्या पोस्ट से जाएगा। ह्यूमन, अदर, विशेरा बिल्कुल जाएगा। मानव या अन्य जानवरों के ऑब्जेक्ट भेजे जा सकते हैं, ठीक है। प्लेग कल्चर, एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन भेजे जा सकते हैं। अगला बोला है क्षय रोग, बलगम, स्पुटम जो है भेजे जा सकते हैं। कहानी क्या होती है, भेजने के लिए आपको कुछ नियम जो गाइड 1 में बताए हैं उसका पालन करना पड़ेगा। इन तीनों कंडीशन के लिए भेजे तो जाएंगे, लेकिन नियम जो बताया उसका पालन करेंगे तभी भेजे जाएंगे। डी ऑप्शन करेक्ट था। अगला क्वेश्चन है, विच इज नॉट ट्रू स्पीड पोस्ट सर्विस, स्पीड पोस्ट सर्विस के बारे में कौन सा सही नहीं है। अगला देखिएगा, फ्री पिकअप मिल जाएगा, फ्री पिकअप का सुविधा मिल जाएगा। अगला बोला है देरी या
कोई लॉस हुआ तो मुआवजा मिल जाएगा, बीमा आप करवा सकते हो। याद रखिएगा, एसएमएस आधारित ट्रैक एंड ट्रेस की फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी। बाकी तीनों चीजें सही हैं, हमें गलत ढूंढना था, गलत आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, अंतरराष्ट्रीय पार्सल है, किसी भी डिपार्टमेंटल पोस्ट ऑफिस में बुक किया, नुकसान हो गया, कंपनसेशन कितना अलाउड होगा, मुआवजा जो है वो कितना दिया जाएगा। क्या लिमिट है मुआवजे का? मुआवजे का लिमिट है 40 SDR। 40 SDR। करंट में एक SDR का वैल्यू लगभग 110 रुपए चल रहा है। माई स्टाम्प भारत में पहली बार कब लाया? माई स्टाम्प वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इंडिया ड्यूरिंग इंडिपेक्स 2011। क्या उत्तर हो जाएगा? इंडिपेक्स 2011 के दौरान। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट। अगला पूछा कि महिलाओं के लिए PLI को कब बढ़ा दिया गया? इन विच ईयर प्रोवाइड इंश्योरेंस कवर PNT वुमेन एम्प्लॉय? 1884, 1984, 1886, 1894। जवाब इंदिमा का बिल्कुल सही है। 1884 में PLI को लाया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। 1894 में देखा कि भाई साहब इस पे तो केवल मेल कैंडिडेट ही कवर हो रहे हैं, तो इसको 1894 में महिलाओं के लिए भी विकसित कर दिया गया। तो कोई भी वुमेन एम्प्लॉय है वो भी पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का फायदा ले सकती है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन था और ऐसा ही क्वेश्चन मैंने पिछले साल के मॉक में दिया था और कई क्वेश्चन तो आपको ऐसे देखने को मिल जाते हैं। अगला है गलत बताना है कि विच इज नॉट ट्रू केस चिल्ड्रन पॉलिसी, जिसे मैं CP बोलता हूं, जिसे मैं बाल जीवन बीमा पॉलिसी बोलता हूं। PLI का RPLI का प्रकार का अंतर्गत आता है। 6 प्रकार की पॉलिसी है जिसमें एक ये भी है। पहला बोला चिल्ड्रन बिटवीन 5 to 18 एज आर एलिजिबल। पहला ही स्टेटमेंट गलत हो गया भाई साहब, आगे जाने का जरूरत नहीं है। थ्योरी अगर अच्छे से क्लियर है और 100% आप कॉन्फिडेंट हैं तो आगे का ऑप्शन आप छोड़ सकते हैं समय का बचाने के लिए। बात समझ में आई? अगला इसका उत्तर यही हो गया, तो हमें अगले क्वेश्चन को कवर कर लेना है। COD फैसिलिटी इज अवेलेबल फॉर विच मेल सर्विस? EP एक्सप्रेस पार्सल बिल्कुल उपलब्ध है, SP बिल्कुल उपलब्ध है, BP बिल्कुल उपलब्ध है। कि भाई इन तीनों टाइप का कैटेगरी के लिए कैश ऑन डिलीवरी का सुविधा उपलब्ध है। कैश ऑन डिलीवरी की बात आई है तो एक बात और बताता हूं कि भाई 2022 में कैश ऑन डिलीवरी के रेट में परिवर्तन हुआ था। क्या चार्ज? कि 6500 तक का कोई COD है तो कितना 1.6% COD चार्ज लगता है। ठीक है, अगर 6500 से ऊपर का COD है तो 100 रुपया प्लस 1%। जो 1% का राशि है ना वो बढ़े हुए अमाउंट पर लगता है। बढ़ा हुआ अमाउंट का मतलब होता है 6500 से अधिक का जो अमाउंट है उसको अलग करके 1% उस पर चार्ज करेंगे। ये चीजें इसलिए बता रहा हूं कि ये चीजें भी परीक्षा में आ सकती हैं। इसका उत्तर आपका करेक्ट था डी नंबर का। फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थान का पूर्ति करना है। किस कस्टमर को थोक ग्राहक बोलेंगे? ऐसा कस्टमर जो 10,000 का बिजनेस देगा उसको हम BNPL, बुक करो पैसा बाद में भुगतान करना, इसकी सुविधा देते हैं। कुछ नियम ऐसे हैं, नियम आपको ध्यान रखना है। इसका जो है वो सी करेक्ट है। अगला देखिएगा स्क्रीन पर है। अगला है अच्छा क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए 51 का क्या बोल रहा है
कि when several article posted different post office address person residing within the beat of same postman miscarry responsibility loss such article must ordinary be। यदि कोई आर्टिकल है जो नुकसान हो जाता है तो आपको यह बताना है कि उस नुकसान की भरपाई किन दो कर्मचारियों के बीच में बांटी जाती है। केबल पोस्टमैन, डिवाइडेड बिटवीन पोस्टमैन डिलीवरी क्लर्क, पोस्टमास्टर, ये नन ऑफ दीज। कंडीशन आज के बाद आपको नहीं भूलना चाहिए, कंडीशन रट लीजिएगा कि भाई साहब बता ये रहा हूं कि अगर कोई आर्टिकल नुकसान होता है तो वो आर्टिकल की जिम्मेदारी पोस्टमैन और डिलीवरी क्लर्क के बीच में बांट दी जानी चाहिए। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा। चलिए, ऑन द फर्स्ट मंथ स्टैटिकल मेमोरेंडम शुड बी प्रिपेयर्ड, मनी ऑर्डर, रजिस्ट्रेशन, पार्सल क्लर्क प्रेस्क्राइब फॉर्म। कि मंथली जो स्टैटिकल मेमोरेंडम बनाया जाता है उसका फॉर्म नंबर क्या होता है? फॉर्म नंबर होता है MS 14A। MS 14A 52 इज राइट आंसर इज सी। फॉर्म नंबर काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई बार आते हैं, फॉर्म नंबर हो गया, प्रिजर्वेशन पीरियड हो गया, इस तरीके क्वेश्चन 100% रिपीट होते हैं। PA3 क्या होता है? PA3 क्या होता है? बीओ समरी, ये तो आपका ACG 3A होता है। एसओ समरी ACG 3 होता है, ठीक है। PA3 क्या होता है? 53 का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। PA3 होता है आपका एसओ स्लिप, रट लीजिएगा, आज के बाद नहीं भूलना चाहिए। PA3 एसओ स्लिप, PA4 बीओ स्लिप, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सब ऑफिस सिंगल असिस्टेंट डिफिकल्टी एक्सपीरियंस कनेक्शन ज्वाइंट कस्टडी ऑफ कैश वैल्यूएबल विच अथॉरिटी एग्जेम्प्ट द असिस्टेंट ज्वाइंट कस्टडी आफ्टर ऑफिस आवर। कि कार्य समय के दौरान अगर लगता है कि भाई जो भी कैश है वो उसकी कस्टडी में रखना, सहायक की कस्टडी में रखना उचित नहीं है, वो परेशानी महसूस कर रहा है, तो इस मामले से छूट देने का अधिकारी कौन है? हेड पोस्ट मास्टर, हेड ऑफ डिवीजन, हेड ऑफ रीजन, या फिर हेड ऑफ सर्किल। ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। HOD के पास ये पावर है कि उसको कैश रखने से छूट दे सकते हैं। आपको पता है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, PPF के बारे में क्या सत्य नहीं है? PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड, 15 साल का खाता 500 से खुलेगा, 50 के गुणांक में जाएगा, ठीक है। कम से कम 500 एक वित्तीय वर्ष में, अगर जमा नहीं किया तो 50 का डिफॉल्ट देना पड़ेगा। निकासी का सुविधा भी है, 5 साल के बाद विड्रॉवल ले सकते हैं। लोन का सुविधा भी है, खाता खोलने से 1 साल बाद लोन भी ले सकते हैं। बात समझ में आ गई है तो कुछ स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि ओनली वन अकाउंट कैन बी ओपन अक्रॉस द कंट्री। पहला सही, इंटरेस्ट अर्न टैक्सेबल अंडर इनकम टैक्स, दूसरा गलत हो जाएगा, ठीक है। तीसरा देखिएगा, कैन बी ओपन क्लोज DOP IB इंटरनेट बैंकिंग, सही हो जाएगा। अभी देखिए इंटरनेट बैंकिंग से खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं। किस SB ऑर्डर में बताया? 2022 का SB ऑर्डर था। 13 और 14, 13 होगा या 14 होगा, जाकर देखिएगा। बताया क्या था कि भाई PPF को हम IB के माध्यम से, IB होता है इंटरनेट बैंकिंग से खोल सकते हैं। KVP NSE को भी बताया था हमने 2022 में, और हमने PPF को भी बताया 2022 में। इसका तो बी करेक्ट है, ठीक है। अर्जित ब्याज 2 है, आयकर अधिनियम के तहत कर योग्य है, और ये जो है गलत हो जाएगा क्योंकि टैक्स से इसको छूट दिया जाता है। अगला देखिएगा, अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो PPF में टैक्स से आपको छूट मिलेगा, कर योग्य नहीं होता है। RMS का जो वर्क पेपर होता है, वर्क पेपर में बहुत सारी चीजें आती हैं। जो आपने ड्यू मेल लिस्ट बनाया,
ठीक है। और भी जो संबंधित कागज होते हैं डिस्पैच के, प्राप्ति के, तो सारी चीजें वर्क पेपर, जितना भी काम धाम हुआ, लिस्ट वगैरह हुआ, मेल सूची हुआ, सभी वर्क पेपर के अंतर्गत आती हैं। बोला है कि उनका प्रिजर्वेशन पीरियड है 18 मंथ। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा। अगला है पोर्टफोलियो इन आरएमएस, मीनिंग ऑफ पोर्टफोलियो, पर्सनल सेविंग ऑफ स्टाफ, रॉन्ग ऑप्शन। कैश बैलेंस ऑफ एचआरओ, रॉन्ग ऑप्शन। अ बॉक्स कंटेनिंग वर्क रिलेटेड आइटम, रॉन्ग ऑप्शन। ऑप्शन डी इज राइट। पोर्टफोलियो क्या है? पोर्टफोलियो इज अ बैग। पोर्टफोलियो एक प्रकार का बैग होता है जिस पर बहुत सारी चीजें रखी जाती हैं जो कि सेक्शन में काम आती हैं। ठीक है, 57 का आपका क्वेश्चन जो है वो डिलीट कर दिया गया था, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच इज नॉट करेक्ट मेल बैग। मेल बैग के बारे में, मेल बैग को हम एमबी बोलते हैं, क्या सही नहीं है? कितने सारे क्वेश्चन यूपी ने क्या सही नहीं है, क्या सही नहीं है, कौन सा गलत है, कौन सा गलत है, इस टाइप के पूछे हैं। क्या यह आपको पता है? इस प्रकार के क्वेश्चन में बेसिक थ्योरी क्लियर होना जरूरी है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। मेल बैग में रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड हो सकते हैं। मेल बैग ड्यू होता है, मतलब भेजा जाता है। तीसरा बोला था कि मेल बैग में ऐसे आर्टिकल होंगे जिस पर कस्टम वसूल किया जाता है। यह आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन जो इसका करेक्ट हो जाएगा, गलत ढूंढना था। अगला देखिएगा स्क्रीन पर है, मेल बैग एक्सचेंज कैश ऑफिस सब ऑफिस फाइनेंस विल आल्सो कंटेन इनसाइड रजिस्टर्ड बैग। कि बताइए कि जो कैश बैग है वो किसी रजिस्टर्ड बैग के अंतर्गत रखा गया है, तो बताना है कि इसे जो है किस थैले के अंदर रखकर भेजा जा सकता है। उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम किस प्रकार का बैग बोलते हैं। फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूं कि मेल बैग एक्सचेंज बिटवीन कैश बैग सब ऑफिस फाइनेंस विल आल्सो इनसाइड रजिस्टर्ड बैग। कि मेल बैग के अंदर रजिस्टर्ड बैग है, उसके अंदर कैश बैग है। याद रखिएगा कि उस बैग को हम कैश बैग बोलते हैं। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। एएमपीसी क्या होता है? एएमपीसी क्या होता है? दिल्ली और कोलकाता में दो बड़ी बड़ी मशीनें लगाई है। उद्देश्य यह है कि यहाँ जिस शहर में छटाई की गति ज्यादा होती है, उस शहर में छटाई को गति से करने के लिए, स्पीड से निपटाने के लिए मशीनें स्थापित की गई। ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर होता है। याद रखना है कि इस पर एलएसएम जो 30,000 से ज्यादा आर्टिकल पर आवर के हिसाब से छटाई, मिक्स मेल सॉर्टर 18,000 से ज्यादा आर्टिकल सॉर्ट करता है। ऐसा उम्मीद है कि वीडियो में डिपार्टमेंट के 50 क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही करेंगे। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, मेरा मेहनत आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि किसी वीडियो को लाइव सेशन कंडक्ट करना, उसके पीछे पूरी टीम का हाथ होता है। स्क्रीन पर जो चीज़ें दिखती हैं वो आसान दिखती हैं, लेकिन जब इसके पीछे जो मेहनत होता है उसको समझना काफ़ी मुश्किल है। हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को लाइक करिए अगर आपको हमारा मेहनत अच्छा लगता है तो, ताकि ऐसा ही मेहनत हम डे टू डे करते रहें। 1 जून का हमारा नया बैच है, 20% का डिस्काउंट कल तक होगा। कोई भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहता है ज्वाइन कर सकता है। नंबर तो स्क्रीन पर चल रहा है, एक बार मैं लिख देता हूँ, 7610685690। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। चलिए, जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि।